मेरा नाम है श्रावण और स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। आज के इस वीडियो में हम लोग इगतपुरी से नागपुर तक महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग से यात्रा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के फेज 2 का कुछ भाग जो कि शिरडी से इगतपुरी तक है, यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और 26 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। और फिलहाल इस वीडियो के बनाए जाने तक शिरडी से इगतपुरी वाले खंड को अभी गूगल मैप्स में अपडेट नहीं किया गया है। तो मैंने दूसरी वीडियोस के कमेंट्स में देखा है कि अभी बहुत सारे लोग यह जानना चाहते हैं कि इगतपुरी में कौन सी लोकेशन से महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग को पकड़ना है। तो जो लोग मुंबई से छत्रपति संभाजी नगर, जालना या नागपुर तक जाना चाहते हैं तो वे लोग मुंबई से इगतपुरी जो नॉर्मल हाईवे है NH 160 या मुंबई नासिक हाईवे, वो उसी से आएंगे इगतपुरी तक। इसके बाद इगतपुरी से घोटी बुद्रुक गांव तक पहुंचेंगे और घोटी बुद्रुक गांव से राइट टर्न लेकर धामन गांव होते हुए भरवीर खुर्द गांव तक पहुंचेंगे। भरवीर खुर्द गांव के बगल से ही महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग गुजर रहा है, तो फिलहाल गूगल मैप पर इसको अपडेट नहीं किया गया है। तो भरवीर खुर्द गांव के पास कुछ इस प्रकार से महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग गुजर रहा है और यहाँ पर एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए इंटरचेंज का भी निर्माण किया गया है। तो भरवीर खुर्द गांव से राइट टर्न लेकर आप कुछ इस प्रकार से महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग पर एंट्री कर सकते हैं। और जो लोग नागपुर या छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई की तरफ जा रहे हैं तो वह भरवीर खुर्द गांव के पास कुछ इस प्रकार से महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग से एग्जिट कर सकते हैं। तो अब आपका हमारे देश के सबसे लंबे ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग पर आपका स्वागत है। इसको मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है और इसका पूरा नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग है। आज की इस जर्नी के दौरान हम लोग इगतपुरी से शिरडी, छत्रपति संभाजी नगर, जालना, मेहकर, मालेगांव, जहांगीर, शेलू बाजार, कारंजा, वर्धा होते हुए नागपुर तक की पूरी यात्रा करेंगे। और इस जर्नी के दौरान हम लोग लगभग 600 किलोमीटर का सफर तय करने वाले हैं। जब हम लोगों ने इस एक्सप्रेसवे को पकड़ा था इगतपुरी में, तब सुबह के लगभग 10:30 हो रहा था। तो चलिए देखते हैं कि कितने समय में हम लोग नागपुर तक के 600 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर पाते हैं। आपको बता दें कि जब यह महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे नहीं था तब इगतपुरी से नागपुर के बीच की यात्रा को पूरा करने में लगभग 13 घंटे का समय लग जाता था। अब हम लोग शिरडी पहुंच चुके हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शिरडी साईं बाबा के मंदिर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इगतपुरी से शिरडी जो फेज 2 के कुछ भाग का उद्घाटन किया गया है, तो इसकी लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है और हम लोगों ने 80 किलोमीटर की यात्रा को पूरी कर ली है, वो भी लगभग 40-45 मिनट समय में। और पता भी नहीं चला कि कब हम लोगों ने 80 किलोमीटर की जर्नी को पूरी कर ली है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग परियोजना के अंतर्गत इसके फेज 1 में शिरडी से नागपुर के बीच 520 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन दिसंबर 2022 में किया गया था और अब 26 मई 2023 को इसके फेज 2 के 80 किलोमीटर लंबे भाग का उद्घाटन, जो कि शिरडी से इगतपुरी के नजदीक भरवीर विलेज तक है, इसका उद्घाटन भी हो चुका है। और वर्तमान समय में इगतपुरी के नजदीक भरवीर विलेज से थाने जिले के आमने गांव तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है और इस खंड की लंबाई लगभग 101 किलोमीटर है और उम्मीद है कि यह खंड मार्च 2024 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग परियोजना की कुल लंबाई 701 किलोमीटर है और वर्तमान में 600 किलोमीटर लंबा भाग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसको यातायात के लिए खोला भी जा चुका है और फिलहाल 101 किलोमीटर लंबे भाग का निर्माण कार्य चल रहा है। यह एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जिसको कि फ्यूचर में 10 लेन तक आसानी से विस्तारित किया जा सकता है। यह एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है और इस परियोजना के पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद मुंबई से नागपुर के बीच की दूरी को मात्र 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसको कि पहले पूरा करने में लगभग 16 घंटे का समय लग जाता था। थोड़ी देर में छत्रपति संभाजी नगर आने वाला है, उसके पहले वैजापुर और लासूर के लिए 2 एग्जिट आएगा। इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से वाहनों को चलाया जा सकता है
और पूरे एक्सप्रेसवे को सीमेंट कंक्रीट से बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे को महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे नंबर 2 से जाना जाता है, जिसको कि संक्षिप्त में ME2 कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र का पहला एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, जिसको कि ME1 के नाम से जाना जाता है। और महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का निर्माण कार्य महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात MSRDC द्वारा किया जा रहा है। और यह एक्सप्रेसवे वाकई में काफी स्मूथ है, इस पर मक्खन की तरह गाड़ी चल रही है। इस प्रकार के एक्सप्रेसवे होने के कारण यात्रा में कम समय तो लगता ही है, इसके साथ ही गाड़ियों के मेंटेनेंस में भी कम खर्च होता है और ईंधन की भी भारी बचत होती है। और जैसा कि आप एक्सप्रेसवे के बाईं तरफ देख सकते हैं, इस स्थान पर पेट्रोल पंप का भी निर्माण किया गया है। तो इस स्थान से लेफ्ट से एग्जिट लेकर आप पेट्रोल पंप पर जा सकते हैं। तो अब इस एक्सप्रेसवे पर फ्यूल खत्म होने की चिंता आपको नहीं करनी है। जगह जगह पर आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे वैजापुर और जाम्बर गांव जाने के लिए एग्जिट बना हुआ है। और इस एक्सप्रेसवे में जहां भी एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट है, उन सभी स्थानों में स्ट्रीट लाइट्स का भी निर्माण किया गया है। तो आप दूर से स्ट्रीट लाइट्स को ही देखकर यह समझ सकते हैं कि कोई इंटरचेंज आने वाला है। तो फिलहाल हम लोग अभी इस एक्सप्रेसवे पर 112 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर चुके हैं और इस दूरी को पूरा करने में लगभग 1 घंटे से भी कम समय लगा है। और अभी भी बहुत सारा सफर बचा हुआ है, तो प्लीज इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आगे इस एक्सप्रेसवे का दृश्य और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने वाला है जब यह एक्सप्रेसवे पहाड़ों को चीरते हुए जाएगी। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि यह एक्सप्रेसवे वर्तमान में हमारे देश का सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे बन चुका है। इसके पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई लगभग 341 किलोमीटर थी, हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे था। इस स्थान से आप एग्जिट लेकर वैजापुर और जाम्बर गांव की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर जो इंटरचेंज बना हुआ है वह महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग और स्टेट हाईवे नंबर 65 के बीच बना हुआ है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे परियोजना के रूट के आसपास आने वाले 18 पर्यटन स्थलों को भी कनेक्ट किया गया है, जैसे कि अजंता एलोरा केव्स, पेंच नेशनल पार्क, शेगांव, सेवाग्राम, शिरडी, वेरूल, त्रिंबकेश्वर शिव टेम्पल, बीबी का मकबरा, लोनार, रामटेक, तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौताला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दौलताबाद, रामधाम कल्चरल थीम पार्क इत्यादि इन सभी पर्यटन स्थलों को एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया गया है। तो इस एक्सप्रेसवे के कारण महाराष्ट्र राज्य में पर्यटन के क्षेत्र को भी काफी बूस्ट मिलेगा। मैंने अपनी इस पूरी जर्नी के लिए कैब बुक किया हुआ है और लगभग 15,000 रुपये कैब का कॉस्ट लगा है। और ये है हमारे कैब ड्राइवर और पीछे मेरे पिताजी और मेरे मामा बैठे हुए हैं। जो भी कैब का किराया होता है उसमें आने और जाने दोनों का कॉस्ट शामिल होता है। लेकिन मुझे 1 वे जर्नी करनी है, परंतु 1 वे जर्नी में भी आने और जाने दोनों का किराया आपसे चार्ज किया जाएगा। और क्योंकि मेरी नागपुर से पटना के लिए रिटर्निंग ट्रेन टिकट है, तो मुझे नागपुर शाम के 6 बजे तक पहुंचना ही है, क्योंकि 6:25 से मेरी नागपुर से पटना के लिए ट्रेन है सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस। तो काफी टाइट शेड्यूल के साथ मैं इस जर्नी को कर रहा हूं। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या मेरी ट्रेन छूटती है या फिर मैं सही समय पर नागपुर पहुंच पाता हूं। और क्योंकि मैंने पहले भी एक्सप्रेसवे पर जर्नी की हुई है, जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इन सभी एक्सप्रेसवे पर मैंने पहले भी जर्नी की हुई है, तो मैंने उन सभी एक्सप्रेसवे के जर्नी के अनुभव के अनुसार ही इस ट्रेवल प्लान को करने की हिम्मत की है। तो उम्मीद करते हैं कि शाम के 6 बजे तक नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएं, ताकि ट्रेन ना मिस हो। और मैं आप सभी को यह भी आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इस दौरान 1 सेकंड के लिए भी हमारी गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से ज्यादा तेज नहीं चलेगी। जो भी लिमिट दी गई है उस लिमिट के अंदर ही गाड़ी को ड्राइव किया जाएगा, क्योंकि ओवर स्पीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक्सप्रेसवे पर कैमरे भी लगे हुए हैं। इस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर आगे लासूर, करंज गांव और हडस पिंपल गांव जाने के लिए एग्जिट बना हुआ है। और यहाँ पर जो इंटरचेंज बना हुआ है वो महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग और नेशनल हाईवे नंबर 752I के बीच बना हुआ है।
और अब बहुत जल्दी छत्रपति संभाजी नगर आने वाला है, जिसको कि पहले औरंगाबाद नाम से जाना जाता था, लेकिन अब औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर नाम से जाना जाता है। तो इस स्थान से एग्जिट लेकर आप लासूर की तरफ जा सकते हैं। आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के अंतर्गत 24 स्थानों पर इंटरचेंज का निर्माण किया जा रहा है और इस पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को 16 पैकेजेस में विभाजित किया गया है, जिसमें वर्तमान में पैकेज नंबर 13, 14, 15 और 16 को छोड़कर इसके सभी पैकेजेस का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और अधिकारियों का कहना है कि बचे हुए पैकेजेस का निर्माण कार्य मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। और अभी से ही इस एक्सप्रेसवे का फायदा दिखने लगा है। एक्सप्रेसवे पर बड़े बड़े ट्रकों का परिचालन धड़ल्ले से हो रहा है। इसके कारण लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में काफी कमी आएगी और आने वाले समय में एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द नए इंडस्ट्रियल एरिया का भी विकास होगा। इस स्थान से एलोरा की दूरी 22 किलोमीटर, औरंगाबाद की दूरी 49 किलोमीटर और नागपुर की दूरी 491 किलोमीटर है। और यहाँ पर जो भी नागपुर की दूरी दी गई है वो एक्चुअली नागपुर मेन सिटी सेंटर की दूरी दी गई है, यानी कि नागपुर रेलवे स्टेशन की दूरी दी गई है। यानी कि मुझे अभी भी 491 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए, वो भी शाम के 6 बजे तक। और फिलहाल अभी हम लोगों ने लगभग 145 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है और अभी समय हो चुका है सुबह के 11:50 के आसपास। तो लगभग 6 घंटे हम लोगों के पास टाइम है और 6 घंटे में लगभग 500 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस हम लोगों को अभी भी ट्रेवल करना है। अब हम लोग शिवना रिवर को क्रॉस कर रहे हैं और इस नदी पर यह खूबसूरत सा ब्रिज बना हुआ है। अब हम लोग छत्रपति संभाजी नगर पहुंचने वाले हैं। इस स्थान से 2 किलोमीटर आगे छत्रपति संभाजी नगर और धुले जाने के लिए इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। फिलहाल अभी तक का सफर तो बहुत ही ज्यादा मजेदार रहा है। एक्सप्रेसवे पर हमारी गाड़ी 110 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के बीच में काफी आसानी से चल रही है। समय का कुछ भी पता नहीं चल रहा है और किलोमीटर पर किलोमीटर तय होते जा रही है। भारत के नॉर्मल हाईवे पर जर्नी करना और एक्सप्रेसवे पर जर्नी करने में जमीन आसमान का फर्क है। यह जो एग्जिट है इसको एलोरा एग्जिट नाम दिया गया है। इस स्थान से आप एग्जिट लेकर औरंगाबाद, धुले और एलोरा केव्स की तरफ जा सकते हैं। आपको बता दें कि छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद जाने के लिए आगे एक और इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। इस स्थान से छत्रपति संभाजी नगर की ओर जाने वाले दूसरे एग्जिट, जिसको कि एग्जिट नंबर 16 के नाम से जाना जाता है, उसकी दूरी 26 किलोमीटर है। यहाँ से शेंद्रा की दूरी 55 किलोमीटर है और नागपुर की दूरी 468 किलोमीटर है। अब आपको सामने छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे होंगे। एक्सप्रेसवे का बहुत सारा क्षेत्र पहाड़ी एरिया से होकर गुजरेगा और उन पहाड़ों में वाकई में एक्सप्रेसवे का दृश्य और भी ज्यादा अद्भुत लगता है। तो बहुत ही जल्द वो पहाड़ी रास्ते आने वाले हैं और मानसून के बाद इस एक्सप्रेसवे का दृश्य और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। अगस्त और सितंबर के महीने में यह एक्सप्रेसवे और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा जब पहाड़ों में चारों तरफ हरियाली छाई हुई होगी। ये है वो अद्भुत दृश्य। अभी आगे इससे भी ज्यादा सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे इस स्थान पर एक्सप्रेसवे पहाड़ों को चीरते हुए जा रही है। अगर आप छत्रपति संभाजी नगर या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं तो प्लीज कमेंट में बताइए कि ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है। प्रकृति और इंसान दोनों की कलाकृतियों का यह अद्भुत संगम है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि जानवरों के आवागमन के लिए एनिमल ओवरपास का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का कुछ भाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से भी होकर गुजर रहा है। तो वन्य जीवों के बाधा रहित आवागमन हेतु एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 8 वाइल्ड लाइफ एनिमल ओवरपासेस और 22 वाइल्ड लाइफ एनिमल अंडरपासेस का भी निर्माण किया गया है ताकि वन्य जीवों को रोड क्रॉस करने में कोई दिक्कत ना हो।
जैसा कि इस स्थान पर आप सामने देख सकते हैं कि एक और एनिमल ओवरपासेस का निर्माण किया गया है। इस स्थान से 500 मीटर आगे छत्रपति संभाजी नगर की ओर जाने के लिए एक और इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। अजंता केव्स की तरफ जाने के लिए आपको यही वाला एग्जिट लेना होगा। जलगांव या भुसावल की ओर जाने के लिए भी आप ये वाला एग्जिट ले सकते हैं। अब हम लोग छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद को पार कर चुके हैं और अब थोड़ी देर में जालना आने वाला है। अभी तक हम लोगों ने इस एक्सप्रेसवे पर लगभग 194 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया है। समय होने वाला है दोपहर के लगभग 12:20। तो मोटा मोटी 200 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोगों ने इस एक्सप्रेसवे पर 1 घंटे 50 मिनट में कवर किया है। यहाँ पर भी आप सामने देख सकते हैं कि जानवरों के आवागमन के लिए एनिमल ओवरपास का निर्माण किया गया है और फिलहाल यह एक्सप्रेसवे पहाड़ों को चीरते हुए जा रही है। एक्सप्रेसवे के दोनों साइड खूबसूरत पहाड़ों को आप देख सकते हैं। अभी तक की हमारी यह जर्नी बिल्कुल ऑन शेड्यूल चल रही है, इवन शेड्यूल से भी आगे चल रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारा डिस्टेंस कवर करना बाकी है। जब यह महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो मुंबई से छत्रपति संभाजी नगर के बीच की दूरी को मात्र 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। बारिश के बाद यह एक्सप्रेसवे बहुत ही ज्यादा सुंदर नजर आने वाला है। इस स्थान से जालना की दूरी 34 किलोमीटर है, मेहकर की दूरी 120 किलोमीटर है और नागपुर की दूरी 404 किलोमीटर है। आगे देखा जाएगा, अगर हम लोगों की जर्नी बिफोर शेड्यूल चल रही होगी तो आधे घंटे का हॉल्ट भी लिया जाएगा, क्योंकि यह पूरी रोड कंक्रीट से बनी हुई है तो गाड़ी के टायर्स को भी रेस्ट देना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी में बाहर का तापमान लगभग 41-42 डिग्री सेंटीग्रेड है और ऊपर से जब गाड़ी 110-120 की रफ्तार से चल रही हो तो सीमेंट कंक्रीट वाले रोड में टायर्स का गर्म होकर ब्लास्ट होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो इस चीज को आप भी ध्यान रखिएगा। तो आप लोग भी इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ी के टायर्स को ठंडा होने के लिए 15 मिनट से आधे घंटे का ब्रेक जरूर लीजिएगा प्रत्येक 150 या 200 किलोमीटर के बाद। आपको बता दें कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र राज्य के 10 जिलों जो कि है नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुल्ढाना, जालना, छत्रपति संभाजी नगर, अहमदनगर, नासिक और थाने इन जिलों से होकर गुजरती है। इसके साथ ही यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र राज्य में आने वाले 26 तालुकास और 392 विलेजेस से भी होकर गुजरती है। यहाँ से जालना की दूरी 30 किलोमीटर, मेहकर की दूरी 116 किलोमीटर और नागपुर की दूरी 400 किलोमीटर है। यहाँ से जालना जाने के लिए आप एग्जिट ले सकते हैं। यहाँ से बुल्ढाना की दूरी 99 किलोमीटर, वाशिम की दूरी 133 किलोमीटर और नागपुर की दूरी 394 किलोमीटर है। आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 26 टोल प्लाजास का निर्माण किया गया है, जिनमें मुख्य एक्सप्रेसवे पर 2 टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है, एक इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर और दूसरा इसके एंडिंग पॉइंट पर, और बाकी के 24 टोल प्लाजास का निर्माण इसके इंटरचेंजेस पर किया गया है।
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सप्रेसवे के मीडियन के अंतर्गत फूलों को भी लगाया गया है और अधिकारियों का यह कहना है कि इस एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर 5 लाख से अधिक पेड़ों को भी लगाया जाएगा। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे की चौड़ाई लगभग 120 मीटर है और इसके मीडियन की चौड़ाई 22.5 मीटर है। यानी फ्यूचर में होने वाले किसी प्रकार के लेन एक्सपेंशन के लिए इसके मीडियन के अंतर्गत ही जमीन को रिजर्व करके रखा गया है, यानी कि कोई भी जमीन अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक्सप्रेसवे के दोनों साइड क्रश बैरियर का भी निर्माण किया गया है। इसके साथ ही कोई भी जानवर या इंसान एक्सप्रेसवे पर ना आ पाए, इसके लिए एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर 6 फीट ऊंची कंक्रीट की दीवारों का भी निर्माण किया गया है। इस स्थान से लगभग 500 मीटर आगे पेट्रोल पंप और वे साइड एमिनिटीज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो इस वाले स्थान पर हम लोग साइड में गाड़ी को लगाकर आधे घंटे के लिए रेस्ट भी करने वाले हैं। फिलहाल अभी तो यहाँ पर पेट्रोल पंप और वे साइड एमिनिटीज बना नहीं है। चलिए एक बार फिर से हमारे सफर की शुरुआत हो चुकी है। आप लोगों के लिए आधे घंटे तो बस एक चुटकी में समाप्त हो गया होगा। हम लोग जालना को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं और थोड़ी देर में सिंध खेड राजा आएगा। यहां से अमरावती की दूरी 123 किलोमीटर और नागपुर की दूरी 384 किलोमीटर है। और वाकई में एक्सप्रेसवे तो बहुत ही शानदार बना हुआ है। इसमें थोड़ा सा भी जर्क नहीं पता चल रहा है। गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है 110 और 120 की रफ्तार से। आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द 21 वे साइड एमिनिटीज का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इन वे साइड एमिनिटीज के अंतर्गत पेट्रोल पंप, फूड प्लाजा, मोटेल, रेस्ट एरिया, टॉयलेट ब्लॉक्स, कार पार्किंग एरिया और ट्रक टर्मिनस, रिटेल स्टोर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द 22 टाउनशिप्स का भी निर्माण किया जाएगा और इसके अंतर्गत स्मार्ट सिटीज, आईटी पार्क्स, कमर्शियल एरियाज एंड ऑफिस स्पेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स इत्यादि का भी निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों के सहूलियत के लिए एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द सब्जी मंडी, फलों की मंडी और जगह जगह पर कृषि केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी, जिसके कारण किसानों के आय में भी सुधार हो सकेगा। इस स्थान से वाशिम की दूरी 135 किलोमीटर, अकोला की दूरी 164 किलोमीटर और नागपुर की दूरी 369 किलोमीटर है। और एक बार फिर से यह एक्सप्रेसवे पहाड़ों को चीरते हुए गुजर रही है। मैंने यूपी के सभी एक्सप्रेसवे पर यात्रा की है। इसके साथ ही अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर भी यात्रा की है। बेंगलुरु के नाइस रोड पर भी यात्रा कर चुका हूं और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अभी जितना बना हुआ है सोहना से दौसा होते हुए लालसोट तक, उस पर भी मैं यात्रा कर चुका हूं। इसके साथ ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भी यात्रा कर चुका हूं। हाँ, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर फिलहाल मैंने अभी तक यात्रा नहीं की है। इसके साथ ही मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भी मैंने अभी यात्रा नहीं की है और हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर भी यात्रा करना अभी बचा हुआ है। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे पर भी यात्रा करना अभी बाकी है। जयपुर आउटर रिंग रोड एक्सप्रेसवे पर ऑलरेडी यात्रा कर चुका हूं। तो जितने भी एक्सप्रेसवे पर मैंने अभी तक यात्रा की है वो सभी एक्सप्रेसवे वर्ल्ड क्लास है। लेकिन एक्सप्रेसवे के आसपास का जो व्यू है उसके हिसाब से बात करें तो अभी तक के अनुभव के अनुसार महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग मुझे सबसे खूबसूरत एक्सप्रेसवे लगा है।
और मैंने वीडियोस में देखा हुआ है कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, खासकर लोनावाला का जो स्ट्रेच है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इस स्थान पर सिंदखेड राजा और देऊलगांव राजा की ओर जाने के लिए एग्जिट बना हुआ है। यहाँ पर जो इंटरचेंज बना हुआ है वो महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग और स्टेट हाईवे नंबर 183 के बीच बना हुआ है। तो मैं बात कर रहा था कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, परंतु एक्सेस ट्रैफिक होने के कारण उसकी सुंदरता थोड़ी फीकी पड़ जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लोनावाला के पास मिसिंग लिंक परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है। तो जब मिसिंग लिंक परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भी घाट सेक्शन में लगने वाला ट्रैफिक जैम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अब मेरे पिताजी कैब को ड्राइव कर रहे हैं और कैब ड्राइवर मेरे पीछे बैठे हुए हैं और कैब ड्राइवर के बगल में मेरे मामा बैठे हुए हैं। सही बता रहा हूँ, यह एक्सप्रेसवे इतना ज्यादा सुंदर है कि मेरे पिताजी को भी ड्राइविंग करने का लालच होने लगा। इस स्थान पर फिर से यह एक्सप्रेसवे पहाड़ों को चीरते हुए जा रही है और अब तो यह बात कॉमन सी हो चुकी है। अभी तक हम लोगों ने इस एक्सप्रेसवे पर लगभग 270 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। अभी समय हो चुका है दोपहर के लगभग 1:30, यानी कि 270 किलोमीटर की दूरी को हम लोगों ने लगभग 3 घंटे समय में पूरा किया है और इस 3 घंटे में आधे घंटे का हॉल्ट भी शामिल है। यानी कि जो हम लोगों ने 30 मिनट का रेस्ट लिया था उस टाइम को माइनस कर दे तो 270 किलोमीटर की दूरी को हम लोगों ने मात्र 2.5 घंटे में कवर किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग परियोजना के अंतर्गत 65 फ्लाईओवर्स, 24 इंटरचेंजेस, 274 माइनर ब्रिजेस, 33 मेजर ब्रिजेस, 6 टनल्स, 400 से ज्यादा वेहिकुलर अंडरपासेस और 300 से ज्यादा पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस, 26 टोल प्लाजास, 8 वाइल्ड लाइफ एनिमल ओवरपासेस और 22 वाइल्ड लाइफ एनिमल अंडरपासेस, 8 रेलवे ओवरब्रिजेस इत्यादि का निर्माण किया गया है। अब थोड़ी देर में हम लोग मेहकर पहुंचने वाले हैं। इस स्थान से अकोला की दूरी 132 किलोमीटर, वाशिम की दूरी 103 किलोमीटर और नागपुर की दूरी 337 किलोमीटर है। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप बना हुआ है, तो गाड़ी की टंकी को फुल कर लेते हैं। और फिलहाल क्योंकि एक्सप्रेसवे पर अभी कोई भी वे साइड एमिनिटीज चालू नहीं है, तो हम लोगों ने इगतपुरी में ही लंच को पैक करवा लिया था। तो यहाँ पर हम लोग लंच भी करने वाले हैं। और फिलहाल के लिए जब तक वे साइड एमिनिटीज का पूरी तरह से निर्माण नहीं हो जाता, आप लोग भी जब इस एक्सप्रेसवे से यात्रा करने वाले हो तो खाने पीने के सामान को अपने साथ ही लेकर चले। अच्छी बात यह है कि आपको फ्यूल की चिंता इस एक्सप्रेसवे पर नहीं करनी है। जैसा कि मैंने देखा कि इस एक्सप्रेसवे पर जगह जगह पर पेट्रोल पंप बना हुआ है। गाड़ी का टैंक फुल और भोजन होने के बाद हम लोगों की यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। इस स्थान पर लगभग आधे घंटे का हॉल्ट हम लोगों ने लिया है। तो अभी तक की जर्नी में हम लोगों ने लगभग 1 घंटे का रेस्ट ले लिया है। अगर आप लोग अपने साथ खाने पीने का सामान नहीं लेकर चल रहे हैं तो इससे कोई ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है। बस आप लोगों को इतना करना होगा कि यह एक्सप्रेसवे कुछ महत्वपूर्ण शहरों के नज़दीक से होकर गुजर रहा है, जैसे कि शिरडी, छत्रपति संभाजी नगर, जालना, वाशिम। तो इन सब शहरों में जो भी इंटरचेंज बना हुआ है, आपको वहां से एक्सप्रेसवे को छोड़ना होगा और टाउन में जाकर वहां किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना पीना खाने के बाद आप वापस उसी इंटरचेंज से एक्सप्रेसवे पर एंट्री लेकर अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं।
और अगर आप नाइट में ट्रेवल कर रहे हैं तो फिर अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर चलें। एक से बढ़कर एक मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है इस एक्सप्रेसवे पर। अभी तक की हमारी यात्रा काफी आरामदायक और ऑन टाइम चल रही है। आपको बता दें कि अभी तक के प्राप्त जानकारियों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र राज्य में पूरे एक्सप्रेसवे का जाल बिछने वाला है। सरकार का प्लान है कि लगभग 5000 किलोमीटर से अधिक के एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र राज्य में बनाए जाने हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है और इसका अधिकांश भाग महाराष्ट्र राज्य से भी होकर गुजरता है। इसके साथ ही जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि जून 2024 तक पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। इसके अलावा ईस्टर्न महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जाना है, जो कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का ईस्टर्न एक्सटेंशन होगा और ईस्टर्न महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य नागपुर से गोंदिया के बीच किया जा रहा है। इसके साथ ही नागपुर से गढ़चिरौली के बीच भी एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जाना है। नागपुर से गोवा के बीच शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जाना है। जालना और नांदेड़ के बीच एक्सप्रेसवे के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है। पुणे और नासिक के बीच 180 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है। पुणे और औरंगाबाद के बीच भी 225 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है। लगभग 450 किलोमीटर लंबे कोंकण एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी प्रस्तावित किया गया है, जिसको कि मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाएगा। और कोंकण एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद मुंबई से गोवा के बीच की दूरी को मात्र 4 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान समय में बाय रोड मुंबई से गोवा के बीच की दूरी को पूरा करने में लगभग 10 से 11 घंटे का समय लग जाता है। इसके अलावा लगभग 1100 किलोमीटर लंबे नागपुर हैदराबाद बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी प्रस्तावित किया गया है, जिसका निर्माण NHAI द्वारा किया जाना है। इंदौर से हैदराबाद के बीच भी एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इसका कुछ भाग महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजर रहा है। यह एक ब्राउनफील्ड परियोजना है। पुणे और बेंगलुरु के बीच भी एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है। पुणे शहर के बाहर पुणे आउटर रिंग रोड का भी निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है और 82 किलोमीटर लंबे पुणे इनर रिंग रोड का भी निर्माण कार्य होना है। अब हम लोग मेहकर पहुंचने वाले हैं। मेहकर और खामगांव जाने के लिए आप यहां पर बने एग्जिट का उपयोग कर सकते हैं। इस स्थान पर जो इंटरचेंज बना हुआ है वो महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग और नेशनल हाईवे नंबर 548C के बीच बना हुआ है। अब आगे थोड़ी देर में मालेगांव जहांगीर आने वाला है। तो फिलहाल हम लोगों ने अभी इस एक्सप्रेसवे पर 320 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। अभी दोपहर के 2:30 बजने वाले हैं, तो 320 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने में हम लोगों को लगभग 4 घंटे का समय लगा है, जिसमें 1 घंटे का रेस्ट भी शामिल है। तो अगर रेस्ट वाले टाइम को माइनस कर दे तो 320 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करने में हम लोगों को 3 घंटे का समय लगा है। तो अभी भी हम लोगों के पास लगभग 3.5 घंटे का समय है 6 बजे तक नागपुर पहुंचने के लिए। तो आप मान के चले कि 3.5 घंटे में हम लोगों को अभी और मोटा मोटी 300 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना बाकी है। और जैसा कि आप सामने साइन बोर्ड में देख सकते हैं, यहाँ से वाशिम की दूरी 68 किलोमीटर, अकोला की दूरी 95 किलोमीटर, अमरावती की दूरी 185 किलोमीटर और नागपुर की दूरी 302 किलोमीटर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी नागपुर की दूरी दी गई है वो लगभग नागपुर रेलवे स्टेशन तक की दूरी दी गई है। तो मैं आने वाले समय में महाराष्ट्र राज्य के अंदर बनने वाले एक्सप्रेसवे की बात कर रहा था, तो अभी भी कुछ नाम बचा हुआ है, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें कि गोंदिया से गढ़चिरौली के बीच 106 किलोमीटर लंबे गोंदिया गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे के भी निर्माण को प्रस्तावित किया गया है।
मुंबई के कोस्टल एरिया में लगभग 100 किलोमीटर लंबे वर्सोवा विरार सी लिंक परियोजना के निर्माण को भी प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही वर्तमान में बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही मुंबई में कोस्टल हाईवे का भी निर्माण किया जा रहा है और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना का भी निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि 2023 में ही बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही मुंबई शहर को बाईपास करने के लिए विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर इत्यादि इन सभी परियोजनाओं का महाराष्ट्र राज्य के अंदर आने वाले कुछ वर्षों में निर्माण कार्य होना है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले 10 से 15 सालों के बाद महाराष्ट्र राज्य का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा और कनेक्टिविटी आज के मुकाबले काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो फिलहाल सफर का आनंद लेते हुए हम लोग नागपुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस स्थान से वनोजा की दूरी 27 किलोमीटर है, कारंजा की दूरी 61 किलोमीटर है, अमरावती की दूरी 143 किलोमीटर है और नागपुर की दूरी 260 किलोमीटर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिर से यह एक्सप्रेसवे पहाड़ों को चीरते हुए गुजर रही है और देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग को जितना हो सके उतना स्ट्रेट बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा कर्व्स और घुमावदार मोड़ नहीं दिए गए हैं और सेफ्टी पर्पस के लिए यह काफी जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग पर काफी दूर वाली गाड़ी भी बिल्कुल सही नजर आ रही है, यानी कि इस एक्सप्रेसवे पर विजिबिलिटी बहुत ही अच्छा है। आप बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को भी या गाड़ी को भी 2-4 किलोमीटर पहले से ही देख सकते हैं। तो एक्सप्रेसवे पर विजिबिलिटी बेहतर होने के कारण आपके ड्राइविंग में डिसीजन लेने में भी काफी आसानी होती है, जिसके कारण अगर कोई भी व्यक्ति इस एक्सप्रेसवे पर नियम कानून से ड्राइविंग करेगा तो दुर्घटना होने की संभावना काफी ज्यादा हद तक कम हो जाती है। और एक बात जिसका कि काफी ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यह एक्सप्रेसवे काफी ज्यादा स्मूथ है और काफी ज्यादा स्ट्रेट है, इसलिए ड्राइवर को बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस परिस्थिति में ड्राइवर को नींद आने की संभावना बनी रहती है। तो इस बात का आप लोग भी जरूर ध्यान रखें। एक्सप्रेसवे पर ड्राइविंग करते समय नींद से जरूर बचें। समय समय पर अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोते रहें, क्योंकि नींद ही इस एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना का काल बन सकता है और नींद आना कॉमन सी बात है। जब ड्राइवर को ज्यादा कुछ नहीं करना है तब दिन के समय भी आसानी से नींद आ सकती है। वाकई में महाराष्ट्र सरकार ने बहुत ही अच्छा एक्सप्रेसवे बनाया है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य महाराष्ट्र सरकार की एजेंसी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात MSRDC द्वारा किया गया है और MSRDC ने काफी अच्छा काम किया है, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे तैयार किया है। इसके साथ ही मैं उन सभी कंस्ट्रक्शन कंपनी और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में जी जान से मेहनत की है। यह एक्सप्रेसवे निश्चित रूप से महाराष्ट्र राज्य की रूपरेखा को बदलने वाला है। खासकर विदर्भ क्षेत्र के लिए यह एक्सप्रेसवे विकास के नए द्वार खोलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों तरफ पहाड़ों को काटकर इसके बीचों बीच इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे को देखकर बिहार के दशरथ मांझी की याद आ गई। आपने मूवी जरूर देखा होगा, मांझी द माउंटेन मैन करके मूवी का नाम है, जिसके लीड रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे हैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी बिहार के दशरथ मांझी का रोल प्ले कर रहे हैं। इस स्थान से वनोजा की दूरी 7 किलोमीटर, कारंजा की दूरी 39 किलोमीटर और नागपुर की दूरी 239 किलोमीटर है। दशरथ मांझी ने भी कुछ इसी प्रकार अकेले 22 सालों तक पहाड़ को काटकर एक रोड बनाया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्थान पर जानवरों के आवागमन के लिए एनिमल अंडरपास का निर्माण किया गया है और डार्क ग्रीन कलर के नॉइज बैरियर को भी इंस्टॉल किया गया है, ताकि जानवरों को गाड़ियों की आवाज से कोई दिक्कत ना हो। अभी लगता है कि यह एक्सप्रेसवे कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजर रही है, जो कि अकोला के आसपास है। तो प्लीज अगर आप लोग अकोला या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि यह कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर कौन सा फॉरेस्ट है, क्योंकि इस स्थान पर बहुत सारे एनिमल अंडरपासेस और एनिमल ओवरपासेस का निर्माण किया गया है। और फिलहाल अभी तक का सफर तो काफी आरामदायक और मजे से गुजरा है। इस स्थान से लगभग 2 किलोमीटर आगे अकोला जाने के लिए एग्जिट का निर्माण किया गया है।
तो अब हम लोग अकोला पहुंचने वाले हैं। इस स्थान से वनोजा की दूरी 3 किलोमीटर, शेलू बाजार की दूरी 6 किलोमीटर और नागपुर की दूरी 235 किलोमीटर है। यहाँ पर जो इंटरचेंज बना हुआ है वो महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग और नेशनल हाईवे नंबर 161A के बीच बना हुआ है। और इस एग्जिट पॉइंट से आप एग्जिट लेकर शेलू बाजार और अकोला की तरफ जा सकते हैं। और हम लोग अभी सीधा जाएंगे क्योंकि हम लोगों को अभी नागपुर तक जाना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस स्थान से कारंजा की दूरी 20 किलोमीटर है, मूर्तिजापुर की दूरी 41 किलोमीटर है और नागपुर की दूरी 220 किलोमीटर है। आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग परियोजना के अंतर्गत 6 टनल्स का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका निर्माण इस परियोजना के फेज 2 में किया जा रहा है। और आपको जानकारी दे दें कि इसी परियोजना के अंतर्गत इगतपुरी के कसारा घाट में लगभग 8 किलोमीटर लंबे ट्विन टनल का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। कसारा घाट टनल के प्रत्येक ट्यूब की चौड़ाई लगभग 17.5 मीटर है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ट्यूब में 3-3 लेन के एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार इगतपुरी के कसारा घाट ट्विन टनल के अंतर्गत 6 लेन के एक्सप्रेसवे टनल का निर्माण किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इगतपुरी ट्विन टनल के निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद यह टनल हमारे देश में किसी भी एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बना सबसे लंबा टनल होगा। कसारा घाट ट्विन टनल का निर्माण इस परियोजना के पैकेज 14 के अंतर्गत किया जा रहा है और इसका निर्माण एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। कसारा घाट ट्विन टनल के निर्माण में लगभग 2400 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। अब हम लोग कारंजा पहुंचने वाले हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे कारंजा और मूर्तिजापुर जाने के लिए एग्जिट दिया हुआ है। यहाँ पर जो इंटरचेंज बना हुआ है वो महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग और नेशनल हाईवे नंबर 361C के बीच बना हुआ है। तो कारंजा और मूर्तिजापुर जाने के लिए इस स्थान से आप एग्जिट ले सकते हैं। अमरावती जाने के लिए भी आप ये वाला एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन आगे भी अमरावती जाने के लिए एक और इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। तो फिलहाल अभी तक हम लोगों ने इस एक्सप्रेसवे पर लगभग 420 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। अभी समय होने वाला है दोपहर के 3:20 और जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने अपने सफर की शुरुआत की थी सुबह के 10:30 पर, यानी कि लगभग 4 घंटे 50 मिनट में हम लोगों ने 420 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर लिया है और इस समय में 1 घंटे का हॉल्ट भी शामिल है। तो अगर रेस्ट वाले टाइम को माइनस कर दिया जाए तो लगभग 3 घंटे 50 मिनट में हम लोगों ने 420 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर लिया है। और यहां से नागपुर की दूरी लगभग 202 किलोमीटर है। बस आगे थोड़ी देर में अमरावती जाने के लिए एग्जिट आने वाला है, उसके बाद यवतमाल जाने के लिए भी आगे एग्जिट आएगा। और फिलहाल हमारी गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी इस सफर का आनंद आ रहा होगा। आप भी हमारे साथ डिजिटली इगतपुरी से नागपुर तक ट्रैवल कर रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे के बारे में आपका क्या कहना है, आप अपने भी विचार, और अगर आपने इस एक्सप्रेसवे पर कभी भी यात्रा की है तो आप अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे अमरावती और यवतमाल जाने के लिए एग्जिट दिया हुआ है। यहाँ पर जो इंटरचेंज बना हुआ है वो महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग और महाराष्ट्र स्टेट हाईवे नंबर 6 के बीच बना हुआ है। और इस वाले इंटरचेंज से एग्जिट लेकर आप अमरावती और यवतमाल की तरफ जा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि यवतमाल जाने के लिए आगे भी एक इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। इस स्थान से दत्तापुर धामण गांव की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है, वर्धा की दूरी 90 किलोमीटर है और नागपुर की दूरी 161 किलोमीटर है। और अभी तक हम लोगों ने लगभग 465 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। और अभी समय दोपहर के 3:45 होने वाला है। तो लगभग 5 घंटा 15 मिनट में हम लोगों ने 465 किलोमीटर की दूरी को तय की है। हम लोग अभी किसी रिवर को क्रॉस कर रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत लंबा ब्रिज बना हुआ है और इस ब्रिज के दोनों किनारों पर इस प्रकार के नॉइज बैरियर को इंस्टॉल किया गया है। और इस ब्रिज के मीडियन के अंतर्गत
कुछ इस प्रकार के स्टील रॉड का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आपको पता है कि यह कौन सी नदी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग परियोजना के निर्माण को सबसे पहले वर्ष 2016 में प्रस्तावित किया गया था। इस परियोजना के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की शुरुआत जुलाई 2017 में शुरू की गई थी और इस परियोजना का निर्माण कार्य जनवरी 2019 में शुरू किया गया था। 11 दिसंबर 2022 को इस परियोजना के फेज 1 यानी कि शिरडी से नागपुर तक के 520 किलोमीटर लंबे खंड को यातायात के लिए चालू कर दिया गया और 26 मई 2023 को इस परियोजना के शिरडी से इगतपुरी तक के खंड को, जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर है, यातायात के लिए चालू कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में 701 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे परियोजना का 600 किलोमीटर लंबा भाग यातायात के लिए चालू हो चुका है और बाकी के 101 किलोमीटर लंबे भाग पर निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि इगतपुरी से मुंबई के नज़दीक थाने जिले के आमने विलेज तक है, जिसका निर्माण इस परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत किया जा रहा है और अधिकारियों का कहना है कि मार्च 2024 तक इस पूरे परियोजना का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग परियोजना के निर्माण में लगभग 55,335 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 24,255 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। आरवी और पुल गांव जाने के लिए आप यहां से एग्जिट ले सकते हैं। यहां पर जो इंटरचेंज बना हुआ है वो महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग और नेशनल हाईवे नंबर 347A के बीच बना हुआ है। यहां से वर्धा की दूरी 32 किलोमीटर है, सिंधी की दूरी 60 किलोमीटर है और नागपुर की दूरी 105 किलोमीटर है। तो फिलहाल अभी तक हम लोगों ने लगभग 518 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है और अभी समय हो चुका है लगभग शाम के 4:15 बजने वाले हैं और नागपुर की दूरी यहां से 104 किलोमीटर बची हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर पेट्रोल पंप का निर्माण किया गया है। अभी तक के हिसाब से तो हम लोगों की जर्नी बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है और मुझे तो लगता है कि 6 बजे के पहले हम लोग नागपुर शहर पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं आगे जैसा होता है। तो एक और 25 से 30 मिनट के लिए हम लोग हॉल्ट लेंगे, खासकर गाड़ी के टायर्स को आराम देने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि कंक्रीट वाले रोड पे गाड़ी के टायर्स फ्रिक्शन के कारण गर्म होकर ब्लास्ट होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो किसी भी अनवांटेड डिले से बचने के लिए हमें आधे घंटे के आसपास का एक और रेस्ट लेना होगा और हम लोगों के पास आधे घंटे का रेस्ट लेने लायक समय भी पर्याप्त है। ये वाला दृश्य तो और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ पर भी लगता है कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर नेशनल पार्क है और इस स्थान पर भी जानवरों के आवागमन के लिए एनिमल ओवरपासेस का निर्माण किया गया है और सामने देख सकते हैं जो व्हाइट कलर का शेड लगा हुआ है, तो यहाँ पर एनिमल अंडरपास का निर्माण किया गया है। थोड़ी देर में आप लोगों को यह जानकारी देंगे कि हमें इस एक्सप्रेसवे पर कितना टोल लगा है और कितना फ्यूल खर्च हुआ है। जैसा कि आप भी देख सकते हैं शाम का समय होने वाला है और यह वाला दृश्य काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। किस प्रकार से पहाड़ों को काटकर इसके बीचों बीच एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। वाकई में महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश में भी इस प्रकार के वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है और मैं आज इस पर सफर कर पा रहा हूं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार के वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे हमारे भारत में देखने को मिलेगा। यह एक्सप्रेसवे अमेरिका के फ्रीवे जैसा लग रहा है। अब हम लोगों का सफर समाप्त होने की तरफ अग्रसर हो रहा है। थोड़ी देर में वर्धा आने वाला है, इसके बाद नागपुर शहर आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस स्थान पर भी बहुत सारे एनिमल अंडरपासेस और एनिमल ओवरपासेस का निर्माण किया गया है। तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए कि ये कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर ये कौन सा नेशनल पार्क है, क्योंकि इस वाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। सामने एनिमल ओवरपास है जिस पर नॉइज बैरियर भी लगा हुआ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग को मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है।
हम लोगों ने लगभग 30 मिनट का रेस्ट लिया था और आधे घंटे के रेस्ट के बाद हम लोगों की यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है और अब हम लोग नागपुर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने इस सफ़र के दौरान लगभग 1 घंटा 30 मिनट का रेस्ट लिया है। अभी भी हम लोग पहाड़ों के बीचों बीच से ही गुजर रहे हैं। इस परियोजना के निर्माण के बाद विदर्भ की दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जेएनपीटी पोर्ट, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और निर्माणाधीन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन से कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, जिसके कारण विदर्भ के क्षेत्र से भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना वर्तमान की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सरल हो जाएगा, जिसके कारण विदर्भ क्षेत्र का आर्थिक विकास और सामाजिक विकास हो पाएगा। अब हम लोग वर्धा पहुंचने वाले हैं और यहां से 1 किलोमीटर आगे वर्धा जाने के लिए एग्जिट दिया हुआ है। यहां से एग्जिट लेकर आप आरवी की तरफ भी जा सकते हैं। यहां पर जो इंटरचेंज बना हुआ है वो महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग और नेशनल हाईवे नंबर 647 के बीच बना हुआ है और वर्धा एवं आरवी जाने के लिए आप ये वाला एग्जिट ले सकते हैं। और हम लोग अब बहुत ही जल्द नागपुर पहुंचने वाले हैं। इस स्थान से सिंधी की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है, बूटी बोड़ी की दूरी 61 किलोमीटर है और नागपुर की दूरी 80 किलोमीटर है। तो अब मात्र 80 किलोमीटर का सफ़र बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग नागपुर शहर में होंगे। अभी तक हम लोगों ने महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग पर लगभग 545 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और अभी समय हो चुका है शाम के 5 बजे हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने 1 घंटे 30 मिनट का हॉल्ट भी लिया है अपने इस सफ़र के दौरान, तो लगभग 6 घंटे 30 मिनट में हम लोगों ने 545 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया है। और अगर रेस्ट वाले टाइम को माइनस कर दे तो हम लोगों ने मात्र 5 घंटे में 545 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया है, जो कि अपने आप में बहुत ही अमेजिंग बात है। और फिलहाल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने ऑनलाइन चेक किया तो हमारी ट्रेन अभी लगभग 40 मिनट देरी से चल रही है। तो कभी कभी ट्रेनों का लेट होना आपके लिए अच्छी बात भी हो सकती है। मेरी ट्रेन अभी 40 मिनट के देरी से चल रही है, तो सच कहूँ तो इस बात को जानकर मुझे खुशी हुई है, क्योंकि शाम के टाइम में नागपुर शहर के अंदर ट्रैफिक भी मिल सकता है और मैं नागपुर पहली बार जा रहा हूं। तो नागपुर के ट्रैफिक व्यवस्था का क्या हाल है यह मुझे नहीं पता है। अभी अभी आपने देखा ना वो ट्रक वाला कैसे ड्राइव कर रहा था। अब पता नहीं वो ट्रक वाला दारू पीकर चला रहा था या फिर उसको नींद आ गई थी, लेकिन जो भी था ये काफी खतरनाक हो सकता था। और इस वीडियो में मैंने पहले विजिबिलिटी को लेकर यही बात बताई थी कि इस एक्सप्रेसवे पर आप दूर से भी कोई भी एक्टिविटी को देख सकते हैं, क्योंकि इस पर विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा बेहतर है। 2 से 3 किलोमीटर आगे की एक्टिविटी को भी आप देख सकते हैं और उसी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग एज अ ड्राइवर आप कोई बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ट्रक वाले का नंबर नोट कर लिया था और जो एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री नंबर दिया हुआ है उस पर मैंने कॉल करके कंप्लेन भी कर दिया है उस ट्रक के खिलाफ। इसके बाद बाकी अथॉरिटी के ऊपर है कि वो ट्रक वाले पर किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। अगर वो ट्रक वाला दारू पीकर ट्रक चला रहा होगा तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे जो टोल प्लाजा आएगा वहां भी मैं उस ट्रक के खिलाफ कंप्लेन करने वाला हूं। ट्रक का नंबर ऑलरेडी मेरे पास है, इस कैमरे में भी उसका नंबर कैद हो चुका है।
यहाँ से 500 मीटर आगे सिंधी जाने के लिए एग्जिट बना हुआ है। इस स्थान से हिंगना की दूरी 36 किलोमीटर है और नागपुर की दूरी 52 किलोमीटर है। सिंधी, सेल्डो और बूटी बोरी जाने के लिए आप इस वाले एग्जिट को ले सकते हैं। तो अब हमारा सफर मात्र 50 किलोमीटर बचा हुआ है। अगर उस ट्रक वाले एक इंसिडेंट को छोड़ दे तो अभी तक का हमारा सफर बहुत ही आरामदायक गया है। तो अभी तक हम लोगों ने इस एक्सप्रेसवे पर लगभग 575 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया है। और समय की बात करें तो अभी शाम के लगभग 5:20 होने वाले हैं और मेरी ट्रेन भी लगभग 40-45 मिनट देरी से चल रही है। और अभी सामने टोल प्लाजा पर उस ट्रक वाले के खिलाफ कंप्लेन भी करना है। अगर हो सकता है तो वीडियो प्रूफ भी वहां के अथॉरिटी को दिखाएंगे, जो वीडियो मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया हुआ है। तो हो सकता है कि उन सभी प्रक्रिया में अतिरिक्त 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है। तो अब हमारा सफर समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर यह एक्सप्रेसवे फिर से पहाड़ों के बीचों बीच से होकर गुजर रही है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सामने एनिमल ओवरपास बना हुआ है। शाम के टाइम में इन पहाड़ों का दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस स्थान से MIDC बूटी बोरी की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है और नागपुर की दूरी 36 किलोमीटर है। तो बहुत ही जल्द अब हम लोग नागपुर पहुंचने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी नागपुर की दूरी दी गई है वो नागपुर मेन टाउन की दूरी दी गई है, यानी कि नागपुर रेलवे स्टेशन की दूरी दी गई है। लेकिन यह जो महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग है वो नागपुर शहर के आउटर रिंग रोड के पास शिवमटका विलेज में समाप्त हो जाता है। तो अब आप सामने इस एक्सप्रेसवे का नागपुर इंड में बना टोल प्लाजा देख सकते हैं। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के मेन कैरेज वे पे केवल 2 टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है। एक इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर जो कि थाने जिले में है और दूसरा इसके एंडिंग पॉइंट पर जो कि नागपुर के साइड है। और बाकी के इसके 24 टोल प्लाजास का निर्माण इसके 24 इंटरचेंजेस के अंतर्गत किया गया है। तो कुल मिलाकर पूरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 26 टोल प्लाजास का निर्माण किया गया है। इस स्थान से लगभग 2 किलोमीटर आगे दाताला और MIDC बूटी बोरी जाने के लिए इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि बूटी बोरी नागपुर शहर का एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इस वाले एग्जिट पॉइंट से आप एग्जिट लेकर दाताला और बूटी बोरी की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से हिंगना की दूरी 13 किलोमीटर है और नागपुर की दूरी 29 किलोमीटर है। और अगर पूरे इगतपुरी से नागपुर तक के टोल की बात करें तो लगभग 1050 रुपये का टोल लगा है इस एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने के लिए। तो अब हम लोग कुछ ही देर में नागपुर आउटर रिंग रोड पहुंचने वाले हैं, जहां पर यह एक्सप्रेसवे समाप्त होता है। इस स्थान से हिंगना की दूरी 6 किलोमीटर है और नागपुर की दूरी 22 किलोमीटर है। और अब समय हो चुका है शाम के 5:50 और इस स्थान पर यह एक्सप्रेसवे समाप्त होता है। यहाँ पर गोल चक्कर बना हुआ है। 600 किलोमीटर की दूरी को हम लोगों ने लगभग 7 घंटा 20 मिनट में कवर किया है, जिसमें कि लगभग 1 घंटा 50 मिनट का हॉल्ट भी शामिल है। अगर हॉल्ट वाले टाइम को माइनस कर दिया जाए तो हम लोगों ने 600 किलोमीटर की दूरी को मात्र 5 घंटे 30 मिनट में कवर किया है। और स्विफ्ट डिजायर डीजल कार से लगभग 28 लीटर के आसपास का डीजल लगा है। अब हमारा सफर यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।